हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। बहुत दिन से आप लोगों का डिमांड था कि सर ज्योग्राफी ऑनर्स के लिए बच्चों के लिए कुछ वीडियो बनाया जाए, और मैं बार बार कह रहा था आप लोगों से कि आज शुरू करूंगा, कल शुरू करूंगा, समय नहीं मिल पा रहा है। तो फाइनली अब वो इंतजार की घड़ी समाप्त हो चुकी है और अब एक नए सेशन की तरफ से हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। तो अभी आपका एग्जाम तो खैर सामने आ चुका है, उसमें से कुछ क्वेश्चंस अगर कवर हो सकते हैं तो मैं कोशिश करूंगा, या किसी में प्रॉब्लम होगा पर्टिकुलर तो आप लोग बताइएगा, मैं उसका वीडियो प्रॉपर वे मैं आपको डाल दूंगा। दूसरी चीजें हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अभी टेंशन हो रही है, कुछ बच्चों का फोन भी आ रहा है कि सर कैसे पढ़े, सिलेबस समझ में नहीं आ रहा है, साल भर तो आपने पढ़ा नहीं। खैर कोई बात नहीं, तो इसी चीज के समाधान के लिए, इसी चीज का समाधान करने के लिए ये अभी एक वीडियो हम लोग लेकर के हम आए हुए हैं। हम इसको देखेंगे तो इसमें होगा कि मोटा मोटी आपको सिलेबस समझ में आ जाएगा कि पढ़ना क्या है ना, कैसे पढ़ना है, ये मोटा मोटी आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। इसके बाद हम लोग एक और वीडियो कल मैं अपलोड कर दूंगा जिसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं दे दूंगा, उससे बाहर प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, ये मान करके चलते हैं हम लोग, है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए ये जो सिलेबस यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ है, ये सिलेबस है विनोबा भावे विश्वविद्यालय का सिलेबस है, और ये बिल्कुल नया सिलेबस है क्योंकि इसके पहले जो सिलेबस चल रहा था उसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया था। बदलाव होने के बाद ये फ्रेश सिलेबस रेडी हो चुका है। तो विनोबा भावे विश्वविद्यालय का सिलेबस सब्जेक्ट ज्योग्राफी को हम लोग देखेंगे। ये फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है, सेमेस्टर 1 में क्या पढ़ना है वहीं तक इसमें देखेंगे, फिर अगले वाले में हम लोग और आगे पढ़ेंगे। देखिए तो पहले सेमेस्टर में है, इसमें पेपर की संख्या पर हम लोग नहीं जाएंगे, सिर्फ एक मेजर पर हम बात कर रहे हैं। तो मेजर यहाँ पर होने वाला पेपर का नाम होगा मेजर 1, ये पेपर का नाम है। इसके बाद देखिएगा कि ये जो पेपर है आपका वो फिजिकल ज्योग्राफी के रूप में, इंट्रोडक्शन टू फिजिकल ज्योग्राफी के रूप में रहेगा, जिसमें भौतिक भूगोल का परिचय हम लोग देखेंगे इस पेपर में। अब अगर हम बात करते हैं मार्क्स की, है ना, तो 15 मार्क्स का आपका इंटरनल एग्जाम होगा। इंटरनल सेमेस्टर इंटरनल एग्जाम जो है वो 15 मार्क्स का है, छात्रगण याद रखिएगा। अर्थात कहने का मतलब है ऑलरेडी आप दे भी चुके होंगे, 10 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है, रिटन एग्जाम होगा, ठीक है। और 5 मार्क्स आपके स्टूडेंट टीचर बिहेवियर पर डिपेंड करता है कि वो उसमें अटेंडेंस भी इंक्लूडिंग होता है ना, तो उसके पर ये 5 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। टोटल 15 मार्क्स हो गए इंटरनल का। अगर हम बाह्य मार्क्स की बात करते हैं एंड सेमेस्टर इंटरनल की, तो वो आपका है 60 मार्क्स का, 60 मार्क्स का, और टोटल हम निकालेंगे तो टोटल हो जाएगा आपका 75 मार्क्स का। ये थ्योरी से है क्वेश्चन, ये थ्योरी से इतने मार्क्स आपके आएंगे। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल की। अच्छा, इसमें पासिंग मार्क्स भी देख लेते हैं, तो दोनों मिलाकर के कम से कम 30 मार्क्स होने चाहिए। 30 मार्क्स होंगे देन आप पास करोगे। अगर ये नहीं रहा तो मे भी आप फेल कर ही जाओगे फिर, है ना। तो इसका ध्यान रखोगे। अगर हम प्रैक्टिकल सीक्वेंस की बात करते हैं तो प्रैक्टिकल जो है आपका 25 मार्क्स का होता है ना, 25 मार्क्स का ये है आपका, जिसमें से पासिंग मार्क्स जो है वो सिर्फ 10 मार्क्स दिया हुआ है। तो प्रैक्टिकल में आपको पास करने के लिए 10 मार्क्स लाना जरूरी है। अभी प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों सिलेबस को भी हम लोग कवर करेंगे। देखिए आते हैं फर्स्ट मॉड्यूल पे। तो ये जो फर्स्ट मॉड्यूल आपके सामने आ चुका है, तो फर्स्ट मॉड्यूल में देखिए क्या पढ़ना है आपको। फर्स्ट मॉड्यूल देखिए फर्स्ट मॉड्यूल का है ये, यहाँ पे है ओरिजिन ऑफ द अर्थ विथ पर्टिकुलर रेफरेंस टू बिग बैंग थ्योरी। कहने का मतलब है कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, इसके संदर्भ में एक थ्योरी पढ़ने के लिए दिया गया आपको, बिग बैंग थ्योरी, जो कि आधुनिक युग का सबसे बेहतरीन माना जाता है। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं, जिसमें से सबसे अभी बेहतरीन जो माना जा रहा है वो है आपका बिग बैंग थ्योरी। तो ये थ्योरी आपको पढ़ने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है। एक क्वेश्चन यहीं पर आपको मिल गया। क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन करते हुए बिग बैंग सिद्धांत का वर्णन करें, है ना। इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर नेक्स्ट एक टॉपिक दिख रहा है आपको, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बाबू, क्योंकि कल होकर के पूरा ज्योग्राफी में जब भी किसी चीज को पढ़िएगा ना, तो ये
चीज आपको निकल करके आएगा कि चाहिए ये जानकारी होनी चाहिए जियोलॉजिकल टाइम स्केल का। इस पर एक स्पेशली मैं एक वीडियो बना करके डाल दूंगा, एक बार उसको देख लोगे, जो फॉर्मेट में आपको बता दूंगा उसको फॉलो करोगे तो फिर दिक्कत ही नहीं होगा, है ना। बहुत डिफिकल्ट, बहुत बच्चों को लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है जियोलॉजिकल टाइम स्केल भूगर्भ समय मापने, लेकिन इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। इस पर एक मैं वीडियो बना करके डाल दूंगा। जो एक और मेरा चैनल है डीप वे के नाम से ऑफिशियल चैनल, वहां पे ये सभी चीजें आपको मिलेंगी। इसके बाद है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आपको पढ़ना है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हिंदी में प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, यह भी आपको पढ़ना है। तो ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, ठीक है। इसके बाद अर्थक्वेक है। जैसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में पढ़ना है कि प्लेट कितने प्रकार, प्लेट है क्या, प्लेट कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो आप सभी जानते हैं 3 प्रकार के होते हैं ये प्लेट, है ना, मूवमेंट्स के आधार पर। जिसमें आप सारी प्लेट पार्श्ववर्ती प्लेट है ना, रचनात्मक किनारा, विनाशात्मक किनारा, इस तरह से बनता है। 4th क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है आपका, यहाँ पे हिंदी में भी आप लोग देख सकते हैं, हिंदी में दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। हाँ सर, भूगर्भ समय मापनी पृथ्वी का आंतरिक में प्लेट विवर्तनी की, है ना। और उसके बाद है भूकंप। तो भूकंप में जो चौथा क्वेश्चन है, इसमें पढ़ना होता है कि भूकंप है क्या, भूकंप के क्या क्या कारण है और भूकंप के क्या प्रभाव है ना। तो कौन कौन से कॉजेज हैं, एक कहीं पर भी अगर अर्थक्वेक की स्थिति उत्पन्न होती है तो कौन कौन से कॉजेज इसके रहते हैं, ये आपको पढ़ना है। इसके लिए इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, प्रभाव क्या पड़ता है, ये आपको पढ़ना है। फिर आते हैं 5वें पे। तो 5वां है वोल्केनो, जिसको ज्वालामुखी के नाम से हम लोग जानते हैं। ये जो ज्वालामुखी है ना, तो आप सभी जानते हैं कि भूपर पट्टी पर जब कभी तरल मैग्मा पदार्थ या गैसीय चीजें जो पृथ्वी के आंतरिक भागों में रहती है वो धरातल पर पहुंचती है तो उसे ज्वालामुखी विस्फोट के नाम से जानते हैं। अब ये जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है, इसके कारण से पृथ्वी के आंतरिक भाग में और पृथ्वी के बाह्य भाग में दोनों जगहों पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो इसमें पढ़ना है आपको कि ज्वालामुखी होता क्या है, इसके उत्पत्ति के क्या कारण है और इससे निर्मित कुछ स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ लीजिएगा, इससे बाहर प्रश्न नहीं होंगे, है ना। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग मॉड्यूल 1 में ही, एवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म्स, जिसमें आपको पढ़ना है टाइप ऑफ वेदरिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है ना। तो इसको याद रखिएगा, टाइप ऑफ वेदरिंग, अपक्षय के प्रकार, है ना। तो अपक्षय के जितने प्रकार हैं, भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय, जैविक अपक्षय, है ना। तो ये अपक्षय इसको पढ़ लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और एक लास्ट में 2 क्वेश्चन और यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, जिसमें आपको पढ़ना है भूआकृतियां, और भूआकृतियां पढ़ना है, नदी की भूआकृति पढ़ना है और हिम नदी की भूआकृति पढ़ना है। जैसे नदी जब प्रवाहित होती है तो नदी प्रवाह करती है तो 3 अवस्था होती है, जिसमें एक होता है पहले अवस्था में जिसको युवावस्था कहते हैं, बाद में प्रौढ़ा बोलते हैं और लास्ट में वृद्धावस्था का नाम जानते हैं। 3 अवस्था से होकर के गुजरती है। इस ड्यूरेशन में नदी 3 कार्य करती है। इरोजन का काम करती है, अपरदन जिसको हम कहते हैं, परिवहन का काम करती है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती है, और देन लास्ट में डिपोजिशन का काम करती है, उसको निक्षेप करने का काम करती है। ये 3 काम जब नदी करती है तो इस ड्यूरेशन में विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जिसमें से जो पहला स्थलाकृति बनता है, नजर आता है, वो आपका बनता है अपरदन के कारण से, इरोजन के कारण से। तो दोनों में सेम चीजें होंगी, हिम नदी में भी और नदी में भी। प्रश्न इस प्रकार से भी बना सकता है कि नदी के द्वारा अपरदन से निर्मित स्थलाकृति का वर्णन करें, या फिर यह प्रश्न भी हो सकता है कि नदी के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का वर्णन करें, हिम नदी के द्वारा निर्मित स्थलाकृति का वर्णन करें, यह भी प्रश्न हो सकता है, या फिर हिम नदी के अपरदन क्रिया से निर्मित स्थलाकृति का वर्णन करें। तो 2 चीजें हैं, एक है अपरदन और दूसरा है निक्षेपण। तो ये अपरदन भी हो सकता है, निक्षेपण भी हो सकता है, या दोनों दे सकता है। ये डिपेंड करता है जो क्वेश्चन सेंटर है उनके ऊपर डिपेंड करता है कि किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे आपसे। तो यहां से इसको भी पढ़ लीजिएगा। जितना मॉड्यूल 1 में कहा है उतना पढ़ लो, काम हो जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना जरूरी है। मैं गेस्ट क्वेश्चन दे दूंगा अगले क्लास में, लेकिन पढ़ लीजिएगा सारा कुछ तो बेहतर होगा, क्योंकि फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट होगा फिर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, मॉड्यूल 2 पर आते हैं। और मॉड्यूल 2 कह रहा है आपसे
ये बेस्ट है क्लाइमेटोलॉजी पर, है ना। तो मॉड्यूल 2 आपसे कह रहा है एटमॉस्फेरिक, हाँ एटमॉस्फेयर स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन, ठीक है, जिसमें आपको पढ़ना होता है कि वायुमंडल है क्या और वायुमंडल की संरचनाओं का वर्णन करें, संगठन एवं संरचना, ये दो चीजें पढ़ने के लिए आपको दी रहती है, दिया गया है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं, बनाना होता है, आंसर जब करेंगे तो बनाएंगे कि सबसे निचले स्तर पे क्षोभ मंडल है, टोपोस्फेयर है, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, है ना। तो इस तरह से इसकी जो संरचना बनी है, स्ट्रक्चर बनी है, इसको हम लोग देखते हैं। फिर है इंसुलेशन, जिसको हम सूर्य तप या सौर विकिरण के नाम से भी जाना जाता है, कई जगह पर सौर विकिरण लिखा हुआ रहेगा, कहीं कहीं पर सूर्य तप के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात पृथ्वी पर जो सनलाइट मिलता है उससे जो ऊर्जा प्राप्त होता है उसी के बारे में पढ़ना होता है। तो इसको कुछ प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग होगा, तो इसका वितरण पहले पढ़ेंगे। फिर इसको प्रभावित करने वाले कुछ फैक्टर्स हैं, 5-6 फैक्टर्स हैं मुख्य रूप से जिसको प्रभावित करते हैं, कहीं कहीं पर ज्यादा होगा, कहीं कहीं पर कम हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इसी में दिया हुआ है हीट बजट, जिसको ऊष्मा बजट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको भी पढ़ लीजिए क्योंकि क्लाइमेटोलॉजी का एक अच्छा टॉपिक है, हालांकि बहुत ज्यादा प्रश्न इससे नहीं बनते हैं, लेकिन पढ़ लीजिएगा। आगे बात करते हैं तापमान के क्षैतिज वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का कारक, है ना। तो उसमें क्षैतिज वितरण, जिसको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी जानते हैं, है ना। क्षैतिज हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल, जो मतलब वर्टिकल की बात होगी तो ये ऊपर की ओर चलेगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल की बात करना तो नीचे की ओर। तो जैसे पृथ्वी हमारी है, तो पृथ्वी पर पूरे विश्व की बात करते हैं तो वो बीच में 0 डिग्री है, उसके ऊपर तरफ जाएंगे तो हम 90 डिग्री जाते हैं, नीचे तरफ जाएंगे तो 90 डिग्री तक। तो पूरे विश्व का जो मैप आपको नजर आ रहा है, आप समझ पा रहे हैं, इसको माइंड में बना पा रहे होंगे मैप। तो उस मानचित्र में जो ऊष्मा है वो अलग अलग जगह पर, तापमान जो है वो अलग पाया जाता है, जिसमें से आपको प्रभावित करने वाले कारक में पढ़ने के लिए दिया हुआ है। प्रभावित करने वाले कारक वर्षा, तापमान को प्रभावित करने वाले कारक। तो तापमान जो है वह कैसे प्रभावित होता है, 0 डिग्री पर टेम्परेचर ज्यादा होगा, 0 डिग्री पर टेम्परेचर ज्यादा होता है, जबकि जैसे ही ध्रुवों की ओर जाएंगे, नॉर्थ पोल या साउथ पोल की ओर जाएंगे तो वहां पर टेम्परेचर धीरे धीरे घटने लगता है। तो ध्रुव की ओर जाते हैं तो वहां पर टेम्परेचर घटता है। तो ये क्षैतिज वितरण को दिखाता है। तो इसके कौन कौन से फैक्टर हैं, किस डिग्री पर कितना टेम्परेचर होगा, इसको डिटेल से आपको एक करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रभावित करने वाले कारक के बाद। प्रभावित करने वाले कारक है जिसमें से आर्द्रता है, पढ़ने के लिए दिया हुआ है, वर्षा के प्रकार है, और हिमपात पढ़ने के लिए दिया हुआ है, और वायुमंडलीय दाब और उनकी पेटियां पढ़ने के लिए दिया हुआ है, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रूप में, प्रेशर बेल्ट के रूप में जाना जाता है। तो ये पढ़ने के लिए दिया हुआ है, इसको भी आप पढ़ लीजिए क्योंकि भविष्य में काम देगा। हालांकि यहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो आपका बनता है ये एटमॉस्फेयर की संरचना से, इंसुलेशन से बनेगा, सूर्य तप से बनेगा, और तापमान को प्रभावित करने वाले कारक, ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1 नंबर, 2 और ये 3, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ठीक है। चलिए अगले वाले पे चलते हैं, और ये तीसरा मॉड्यूल जो कि आपका लास्ट थ्योरी का मॉड्यूल है, उसके बाद एक प्रैक्टिकल का बचता है। देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन, सैलिनिटी। देखिए भूमि और जल का वितरण पहले पढ़ने के लिए दिया हुआ है कि किस प्रकार से पूरे विश्व में भूमि जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उसका जो वाटर का भाग है, जलीय भाग है, वो किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये पढ़ने के लिए दिया हुआ है पहले टॉपिक पे आपको, ठीक है। दूसरा जो है वो है महासागरीय लवणता, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई एक बार ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे इस मॉड्यूल से महासागरीय लवणता, है ना। तो इसको याद रखिएगा, जिसको हम इंग्लिश में बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन सैलिनिटी। तो तापमान, ये लवणता कहाँ पर अधिक पाए जाते हैं, कहाँ पर कम पाए जाते हैं, किन क्षेत्रों में अधिक पाए जाते हैं, तो उसके कौन कौन से, इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कॉजेज हैं, ये आपको पढ़ना है। इसी प्रकार से महासागरीय तापमान भी प्रभावित होती है ना। सिर्फ सैलिनिटी ही नहीं, टेम्परेचर भी प्रभावित होती है, तो इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3
हाँ, पूरे विश्व में तापमान में, महासागरीय जल में तापमान में अंतर पाया जाता है। तो तापमान में जो अंतर पाया जाता है उसको यहाँ पे आपको पढ़ना है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे, संसाधनों का वितरण। जो मिनरल रिसोर्स पाए जाते हैं ओशंस में, जो समुद्रीय भाग में जो मिनरल रिसोर्स है उसके बारे में पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा ये। फिर है इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन मरीन इन्वायरमेंट, है ना। तो समुद्र पर मानवीय गतिविधि का क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो आप भली भांति जानते हैं। ये अंतिम प्रश्न है, 5वां प्रश्न, कि जब भी कहीं पर ह्यूमन एक्टिविटी होती है, मानवीय क्रियाकलाप संपन्न होते हैं, तो उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ता है। जनरली जो इम्पैक्ट पड़ता है वो आपका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो वो आप भी जान रहे हैं कि जो मानव जितने कार्य कर रहा है तो उसे ज्यादातर इम्पैक्ट जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ता है ना। तो उसी प्रकार से समुद्री पर्यावरण पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहे हैं। जहाज से तेल का रिसाव हो जाना, या कभी कभी जहाज खराब हो जाने की स्थिति में हो जाती है, या फिर कभी कंटेनर गिर जाता है। उस तरह से बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे जो समुद्री क्षेत्र का, मरीन क्षेत्र का जो पर्यावरण है वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है। ठीक है, अब आते हैं ये प्रैक्टिकल को। तो प्रैक्टिकल के लिए मैं आपको बता दूं कि आपके पास फाइल होना चाहिए। ठीक है, तो फाइल बना लेंगे। अगर नहीं है तो ज्योग्राफी की एक अलग से फाइल आती है, काफी बड़ी होती है आकृति में, है ना। और मेरे पास अभी दिख नहीं रहा है, वरना मैं आपको दिखा देता कि किस प्रकार की फाइल होती है। तो साइज में काफी बड़ी होती है ज्योग्राफी का फाइल। तो ज्योग्राफी का फाइल आप बना लेंगे, है ना। और बनाना क्या है उसमें, तो ये जो क्वेश्चन दिए हैं उसको बना कर रख लीजिएगा। जब एग्जाम में जाइएगा तो यहीं से कुछ प्रश्न आपको दिए जाएंगे बनाने के लिए, उसको बनाना है। और वाइवा भी होता है इसमें, मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे कैसे क्या करना है। और ये एग्जाम जो है वो फाइनल एग्जाम जो आपका चल रहा है, थ्योरी का एग्जाम खत्म हो जाएगा, तब फिर प्रैक्टिकल का एग्जाम अलग से चलेगा। अगर आपके कॉलेज में होम सेंटर होगा तो आपके यहाँ परीक्षा होगी। अगर होम सेंटर नहीं होगी तो किसी दूसरे कॉलेज में जाकर परीक्षा देनी होती है। आपको वो अलग से लिस्ट आ जाता है, देख लीजिएगा उसको। हालांकि उसके ऊपर भी एक वीडियो बना करके डाल देंगे, देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग, ताकि दिक्कत ना हो आगे, है ना। आगे बढ़ते हैं, मॉड्यूल 4 की बात करते हैं, जो कि आपका प्रैक्टिकल से है ना। इसमें है कंस्ट्रक्शन ऑफ स्केल, है ना, जिसमें सिंपल स्केल और डायगोनल स्केल पढ़ने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, 3 स्केल होते हैं, सिंपल स्केल, डायगोनल स्केल और एक कंपैरेटिव स्केल भी होता है, लेकिन वो पढ़ने के लिए आपको नहीं दिया हुआ है। तुलनात्मक स्केल नहीं दिया हुआ, तो उसको छोड़ दीजिए। तो इसमें सरल और विकिरण 2 स्केल आपको पढ़ने के लिए दिया होता है। कम से कम 2 क्वेश्चन इसका बना लेना, 2 क्वेश्चन इसका बना लेना, इतना तो कम से कम करना, है ना। इसके बाद है एंड कंसेप्ट ऑफ आरएफ। आरएफ जो होता है वो इसका फुल फॉर्म होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है। यह भी एक मापनी है ना। इसका डेफिनेशन भी होता है, डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। वाइवा में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। स्केल क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। आरएफ क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में प्रतिनिधि भिन्न बोलते हैं। परिभाषा की बात करते हैं, परिभाषा बोलते हैं कि वह भिन्न जिसका अंश हमेशा एक तथा हर माप की उसी इकाई में जिस इकाई में अंश होता है उसे प्रतिनिधि भिन्न कहते हैं, है ना। तो एक यूनिट है, ये मापने की यूनिट है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके 1, 2 और ये 3, जिसमें से इसमें 2 बना है, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 1 ही बनाना है आपको। ठीक है, उसके बाद कंटूर लाइन है। कंटूर लाइन जो कि बहुत ही इजी एक चैप्टर है, पढ़ने के लिए दिया हुआ रहता है आपको, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ये 4th नंबर पे है, बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है, छोड़ भी सकते हैं, लेकिन पढ़ लेंगे तो बेहतर होगा। आगे की पढ़ाई करने में आपको सहायता प्राप्त होगी। मैप्स पढ़ना था, जिसमें से कि मानचित्र को छोटा करना और बड़ा करना, है ना। एक इसके लिए यंत्र भी आता है, जिसमें एक साइड पे पेंसिल लगा दिया जाता है, एक साइड पे पॉइंट करने के लिए लगा हुआ रहता है, उसको लगाते हैं। तो उसमें अगर हम पॉइंट वाला भाग पे जिस मैप में घुमाएंगे, तो उस साइड पे अगर छोटा मैप है तो बड़ा कर सकते हैं, बड़ा है तो छोटा कर सकते हैं, है ना। इस प्रकार का एक यंत्र होता है, कुछ कॉलेजेस में है। आपके कॉलेज में प्रैक्टिकल में जाइए तो वहां पर आपको ये मिल जाएगा। फिर है चट्टान और खनिजों की पहचान करना। तो ये इसके लिए क्या करना होगा आपको कि जितने भी जो रूलिंग पेपर्स होते हैं तो उस पे आपको ये बना लेना होगा। जितने प्रकार के चट्टान को आप जानते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन, उसकी फोटोग्राफ्स वहां रख करके उसके बारे में लिख देना होगा आपको। ये यूनिट 1 हो गया, ठीक है। और प्रैक्टिकल का एक यूनिट और है, यूनिट 2, और एक और बचेगा यूनिट 3, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। यूनिट 2 की बात करते हैं तो यूनिट 2 जो है वो वायुमंडलीय विशेषता
हाँ, वायुमंडलीय विशेषताओं को बदलाता है, जिसमें तापमान, वायु दाब और पवन गति, वर्षा के लिए इकाई या पैमाना जो मापनी है द्वारा निरूपित करना है। इसका मतलब ये है कि जब फाइल बनेगा आपका, तो फाइल जो बनेगा उसमें इन चीजों को वहां पे प्रदर्शित करना है। जैसे टेम्परेचर मापने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो उसका अगर संभव हो तो उसका एक पिक्चर लगाइए साइड में और लिखिए कि किस प्रकार से ये टेम्परेचर जो है वो किस प्रकार से काम करता है, वो कब बनाया, किसने बनाया, ये आपको लिखना पड़ेगा। एयर प्रेशर को मापने के लिए किसका यूज करते हैं, ये आपको दिखाना पड़ेगा। विंड स्पीड को किस यंत्र से मापा जाता है कि कौन सा कितना विंड का स्पीड है या किस डायरेक्शन में हवा जा रही है, इसको मापने के लिए क्या यूज करते हैं, तो इसका फिगर मिल जाता है, तो उसको आप चिपका सकते हैं या संभव हो तो बना लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। इसके बारे में थोड़ा लिखना भी है आपको। फिर रेनफॉल के लिए सेम कंडीशन है, रेनफॉल भी आपको बनाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा उसके बारे में। फिर है एक अलग से क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एक बार पूछा जाता है, एग्जाम में दिया जाता है ये प्रश्न। तो यहाँ से जो आपको फाइनल एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, वो प्रश्न या तो ये प्रश्न दिया जाएगा सिंपल स्केल, या डायगोनल दिया जाएगा, या फिर विंडरोज दिया जाएगा। इसकी संभावना ज्यादा है, मे बी यहाँ से प्रश्न पूछेंगे आपसे, ठीक है। इसमें जो प्रश्न होंगे वो 8 मार्क्स का होगा पहले वाले से, यूनिट 1 से। यूनिट 2 से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो ये भी 8 मार्क्स का होगा। तो 8 8 16 मार्क्स हो चुके हैं, 16 मार्क्स हो चुके हैं। आगे के मैं आप बताऊंगा आपको। हाँ, विंडरोज डायग्राम है, इसको आप बना लीजिएगा। जिसमें से अगर यदि आपको बनाने में दिक्कत होगा तो सिंपल स्केल का, डायगोनल का और विंडरोज का, ये सभी चीजों का आपको एक और मेरा जो ऑफिशियल चैनल है, ठीक है, इसको सर्च कीजिएगा, दीप वे, एक और चैनल मिल जाएगा, है ना। तो उस पे आप विजिट करके वहां पे प्रैक्टिकल प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्रैक्टिकल में जाइएगा, तो प्रैक्टिकल में ये सारी चीजें मिल जाएंगी। आप वहां से देख करके आसानी से किसी भी सेमेस्टर का प्रैक्टिकल बना सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये अंतिम यूनिट है जिसमें दिया हुआ है, हाँ, पीएनबी प्लस वाइवा। तो मैं आपको कह रहा था ना फाइल बनाने के लिए, ये फाइल बनाना आपको, जो कि 4 मार्क्स का होता है फाइल। अगर फाइल आप नहीं प्रेजेंट करते तो 4 मार्क्स आपको, 4 मार्क्स आपको नहीं दिए जाएंगे। लेकिन इससे भी ज्यादा प्रभावित होता है कि 4 मार्क्स ही नहीं, उससे ज्यादा भी मार्क्स काटे जा सकते हैं, क्योंकि ये मैंडेटरी होता है, आपको चाहिए ही चाहिए, है ना। उसके बाद बात करते हैं वाइवा की। तो वाइवा जो है वो आपका +5 मार्क्स का है टोटल, यहाँ से मिलेंगे 9 मार्क्स और 16 उधर से मिल चुका है। इस तरह से होता है 25 मार्क्स। ये है प्रैक्टिकल का मार्क्स आपका, जिसमें पासिंग मार्क्स है 10 ही, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि 25 में 20 तक पहुंचे आप, है ना, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अगर मार्क्स आपका कम आएगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। चलिए, तो होप कि ये समझ में आया वो थोड़ा सिलेबस आपको, और कल मैं एक और वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। चलिए, तो थोड़ा सा मैं आपको, हाँ, अगर यदि आपको चैनल से जुड़ना है या किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन लेनी होती है या कुछ किसी प्रकार की जानकारी चाहिए होगी, तो यहाँ पे एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, ये कॉलिंग नंबर नहीं है, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं। थोड़ा लेट हो सकता है रिप्लाई करने में, लेकिन रिप्लाई मिलेगा। और अगर यदि आप चैनल के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो यहाँ पे एक QR कोड दिया हुआ है, इसको स्कैन करके आप इस चैनल के माध्यम से व्हाट्सएप में आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपका नंबर शेयर नहीं हो सकता है और ना ही आप मैसेज कर सकते हो। चैनल के माध्यम से या हमारे द्वारा कुछ सूचना जो दी जाती है वीडियो के रिगार्डिंग या किसी प्रकार की, तो वो आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बढ़िया से तैयारी कीजिए।